स्टोरी में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है पेरेंटल सेक्रीफाइस। अगर उनका सपोर्ट ना हो, उनका सेक्रीफाइस ना हो, तो कोई भी सक्सेस स्टोरी है ही नहीं है उसके बगैर। ये मॉक दे रहे हैं और पेरेंट्स 2 घंटे पंखे नहीं चला रहे, राइट? आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आप सभी का रमोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं दरभंगा बिहार से माधव मिश्रा, जिनकी एसएससी सीजीएल 2022 जिसका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया है, उसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। इन्होंने एएसओ की पोस्ट चूज करी है सीएसएस डिपार्टमेंट में। बिहार हमेशा सरकारी नौकरियों की जब बात आती है तो बिहार का डोमिनेशन हमेशा रहा है और एसएससी सीजीएल आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं और फिर से साबित किया है माधव ने कि बिहार का झंडा जो है वो नीचे नहीं होने देंगे और रैंक 2 लेकर आए हैं। तो इनसे मिलेंगे और ये वैसे तो पूरे देश की शान है, बट डेफिनेटली अपने होम स्टेट का नाम इन्होंने फिर से रोशन किया है और पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी करी, किस तरह से एग्ज़ाम को फोड़ा है इतना बढ़िया। माधव के साथ एक खास बात और है कि हमारा इनका कनेक्शन बहुत पुराना है। ये एप्ट्रिक्स ई क्लासेस के दिनों से एग्ज़ामों को जानते हैं। इन्होंने बताया भी कि एक वीडियो इन्होंने हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे वाला देखा था, जिसमें मैं काफ़ी मोटा हुआ करता था उस वक्त। होली में एक वीडियो बनाया था, तब से एप्ट्रिक्स ई क्लासेस के दिनों से जानते हैं और ये हमारे लक्ष्य मेंस मैथ्स बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो एक स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए भी। तो माधव से मिलते हैं और पूरी जर्नी इनकी खंगालते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया और कैसे इतनी बढ़िया रैंक लेके आए। माधव, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेमोवी टॉपर शो। थैंक यू। माधव, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो रैंक 2 आपको मिली है, क्या आप तैयारी के वक्त ऐसा सोच रहे थे कि इस नए पैटर्न में मेरी रैंक 2 आएगी? नहीं सर, रैंक 2 तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बस ये था कि मतलब प्रिपरेशन में मेरा जो डिज़ायर्ड पोस्ट है उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एएसओ सीएसएस। तो रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना एग्जाम से पहले, क्योंकि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है रैंक भी, और एग्जाम भी जो फर्स्ट टाइम था तो कुछ थोड़ा सा डर था कि मतलब क्या आएगा नहीं आएगा। कई बच्चे ऐसा होता है ना, जो बोलते हैं कि हमको सर बताओ रैंक 1 कैसे आएगी, रैंक 2 कैसे आएगी, टॉप 10 में कैसे रैंक आई थी। आपका ऐसा मन नहीं था कुछ दिमाग में कि मुझे कौन सी रैंक लानी है? नहीं, रैंक को लेके नहीं था, बट मार्क्स या वो पोस्ट को लेके था बेसिकली। एएसओ एंड सीएसएस। अच्छा, एक चीज ये भी सवाल है यार कि जो रैंक मतलब टॉप 10 होता है उसको तो कुछ भी मिल सकता है उसको। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमईए वगैरह में लोग जाते हैं। आप ना एएसओ सीएसएस का मन क्यों बनाया? आई थिंक हर पोस्ट की कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होती है। एएसओ सीएसएस मैंने इसलिए चूज किया, उसके एक था तो परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग, और मुझे आगे मेरा एम है यूपीएससी करने का, और एक है कि जो उसका जो काइंड ऑफ जॉब है वो थोड़ा सा आई थिंक लोअर साइड, मतलब उस पर ज़्यादा अब काम नहीं करना होता। कम से कम डेट जो जो वर्किंग आवर है वो फिक्स्ड होता है 9 to 5। तो इस कारण से मैंने इस पोस्ट को मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 और आपका ओरिएंटेशन यूपीएससी है, तो वो आपके लिए एएसओ एंड सीएसएस ज्यादा सुटेबल है। कितने मार्क्स आपके आए माधव इस एग्जाम में? टियर 1 में तो क्वालिफाइंग था, फिर भी मार्क्स उसके भी बता देना। टियर 1 में 172 मार्क्स थे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो था मेरा जी। और मेंस में मेरे 344 बन रहे हैं रॉ में। अभी तो फाइनल मार्क्स आए नहीं है, नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, पर रॉ स्कोर आपका 344 आउट ऑफ 390 रहा है। ठीक है। और जो 4 सेक्शंस थे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कौन सा सेक्शन, और एक कंप्यूटर भी था जो क्वालिफाइंग था, कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लगा आपको और कितने कितने मार्क्स थे आप बता सकते हैं? रॉ मार्क्स आपके कितने कितने हैं सब में? सब मेरे मैथ्स में 90 है, 90 में 90, रीजनिंग में 90 है, और इंग्लिश में 123 है, और एक जीएस में 41 है। जीएस में 41 आउट ऑफ 75, राइट? तो ये माधव के मार्क्स हैं। 90 आउट ऑफ 90 मैथ्स में, रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90, इंग्लिश में 123 आउट ऑफ 135 और 41 जीएस में इनके हैं आउट ऑफ 75। कंप्यूटर वाले सेक्शन में कितने मार्क्स हैं? वो था इस एग्जाम के लिए जरूरी? सीपीटी, सीपीटी तो था 33 मार्क्स। 33 मार्क्स हैं, वो क्वालिफाइंग होता है नेचर, वो मार्क्स उसके जुड़ते नहीं है इसमें। ठीक है। तो माधव, अब मैं आता हूँ आपकी प्रिपरेशन जर्नी पे। एक तो पहले बताइए आपकी एज क्या है इस समय? एज अभी 23 है। और ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ आपका? लास्ट ईयर। 10th कब किया आपने? 2014 और फिर 16 में आपने ये किया, 12th किया। तो ग्रेजुएशन आपका ये 6 इयर्स क्यों है बीच में, कुछ गैप? हाँ, गैप था एक्चुअली। मैंने 1 साल जो कोटा में मैंने इंजीनियरिंग प्रिपरेशन एंट्रेंस, आई थिंक मुझे उस समय थोड़ा सा जो करियर चॉइसेस को लेकर मैं थोड़ा क्लियर नहीं था। नहीं होते हैं स्टार्टिंग में। तो मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि नहीं होगा, मतलब इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने क्लैट की तरफ, एक होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसमें भी मैं प्रिपरेशन करी थी, वो भी नहीं क्लियर हुआ।
उसके बाद मैंने स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन विद ग्रेजुएशन, तो 2 साल का गैप हो गया था क्लैट और अच्छा, आईआईटी तो जेईई वो का 12th के बाद 2 साल का गैप हुआ, हाँ। देन आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन स्टार्ट करी। वो किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन शुरू किया आपने? मैंने हिस्ट्री मेजर्स किया है, मतलब इग्नू से। इग्नू से, मतलब ये डिस्टेंस कोर्स था हाँ, आपका? डिस्टेंस मोड। ओके, और साथ साथ आप स्टेट पीएससी वगैरह की तैयारी हाँ, कर रहे ये थे। करा था। इधर सीजीएल की तरफ झुकाव कब से हुआ आप? सीजीएल एक्चुअली मैं सीजीएल के जो एग्जाम होते हैं ना, वो 18 से मैं दे रहा था, बट मैंने उसकी सीरियसली कोई पढ़ाई नहीं की थी, वो साथ साथ दे रहा था। आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि एसएससी का थोड़ा उस समय जो जो आपका साइकिल है बहुत लेट होता था। मैं सोचा बैंक दे देता हूँ, बैंक से कोई जॉब सिक्योर हो जाएगा, तो मैंने प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट की फिर मतलब कुछ अटेम्प्ट दे करके सीजीएल के, तो उसमें भी मेरा मतलब इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैं सीजीएल आई थिंक लास्ट ईयर जो है, आई थिंक जुलाई में उसका एक जो कैलेंडर आता है, उसमें पता चला कि जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। तो मैंने फिर सोचा कि यार बैंक में तो इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि तो मैं फिर सीजीएल में मैंने रिज्यूम किया प्रिपरेशन। ओके, तो मतलब बीच में आपका ग्रेजुएशन के दौरान ये सीएचएसएल की प्रिपरेशन आप कहीं ना कहीं कर रहे थे, और फिर 22 में जब सीजीएल 22 का नोटिफिकेशन आया, तब से आप फिर से सीरियस होकर इसको आपने रीस्टार्ट किया इस तैयारी को। बहुत बढ़िया, और इतनी अच्छी रैंक लेकर आए सीजीएल 2022 वाली। माधव, अब मैं सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को जानना चाहूँगा कि आपने तैयारी कैसे करी, क्या किया। 10th और 12th में एक बार आप बताइएगा, आपका क्या स्कूलिंग जो आपकी हुई वो किस मीडियम में हुई और किस बोर्ड से हुई? मैंने आईसीएसई बोर्ड से 10th किया था और 12th सीबीएसई बोर्ड से। तो ये इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश। कितने परसेंटेज मार्क्स थे आपके मेरे बोर्ड में 91% थे 10th में? 10th में, हाँ। और 12th में 80%। 80? 12th में मार्क्स कम क्यों है, मतलब 10th के कंपैरिजन में? 10th, हाँ, मैं उसका वो भी सेम रीजन था कि मैंने 12th में भी कुछ गलतियां की थी बेसिकली, तो 11th मेरा अच्छा नहीं गया था। 12th में मैंने कुछ कुछ संभाला, तो इतना परसेंट उससे भी कम आता अगर मैं 12th में ठीक से नहीं करता। तो बेसिकली 11th से ही मेरा वो थोड़ा जो करियर चॉइसेस को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। ओके ओके ओके, राइट। माधव, आपसे मैं सब्जेक्ट वाइज जानकारी चाहूँगा, क्योंकि आपने बेसिकली नए पैटर्न के लिए तैयारी करी है पूरी। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि जैसे एक एक सेक्शन को पिक करते हैं और बात करते हैं। तो मैथ्स की आपने प्रिपरेशन कैसे करी है? मैथ्स का क्या क्या कंटेंट आपने यूज़ किया है? जैसा मैंने शुरू में भी मेंशन किया था कि आपने हमारा लक्ष्य का एक मेंस बैच जो था, प्रैक्टिस बैच जो था, वो आपने ज्वाइन किया था। बट उसके पहले भी आपने बेसिक्स किए होंगे, खुद से चीज़ें तैयारी करी होंगी। वो सब चीज़ें कहाँ से करी? कौन सा कंटेंट और रिसोर्सेज यूज़ किए, वो भी बताइए। यूट्यूब का क्या रोल रहा है आपकी तैयारी में? इस बारे में। सर मैंने आई थिंक अगर मैं अर्लियर स्टेज की बात करूँ, जो मैंने रिज्यूम करने से पहले की बात करूँ, तो उसमें मैंने राकेश यादव सर का क्लास नोट्स जो था वो मैंने किया था। एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, मुझे नाम नहीं याद है उसका, उस पर उनका सोल्यूशन होता था उन नोट्स का, तो उसको अच्छा। मैंने फॉलो करके मतलब किसी ने मुझे बताया कि इसके सर के नोट्स है ना बहुत यूज़फुल होते हैं, तो मैंने वो किया। और उससे ही मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे उस समय पर। जब मैंने रिज्यूम किया तो उस समय मुझे थोड़ा सा जो एक कंसिस्टेंसी होता है ना, और फिर से वही चीज़ पढ़ने वाला जो चीज़ होता है कि एक आप रिपल्सन आता है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपका 21 मेंस के टाइम पे बैच है। मैंने 21 का मेंस नहीं दिया था, मैं एग्जाम ही नहीं दिया था मैंने, तो मैं सोचा कि ये बैच ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ एक महीने में कुछ आप कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आई थिंक 1-1.5 महीने तक कोर्स चला था वो, तो मैंने वो बैच ज्वाइन किया। तो उससे मुझे फिर मुझे उससे ये पता चला कि जो मिक्स्ड क्वेश्चन होता है ना, अलग अलग जो चैप्टर है, इससे क्या होता है, मैथ इंटरेस्टिंग बना रहता है, क्योंकि एक चैप्टर पे अगर आप बहुत क्वेश्चन करोगे तो फिर वो इंटरेस्ट लूज होता रहता है। तो फिर मैंने आपसे वो किया। उसके बाद मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है, शिफ्ट वाइज पेपर जितने भी टीसीएस के, वो मैंने स्टार्ट किया करना। और मैंने जो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल, जितने मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल टीचर, जितने भी फेमस टीचर, सबसे कुछ ना कुछ पढ़ा है। और ये फैक्ट भी है, आज के डेट में बच्चा यूट्यूब पे कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचर से पढ़ता है, और जहाँ से जो कुछ सीख पाता है अच्छा वो सीखता है। तो क्रेडिट सबको मिलनी चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म से मैं सारे टीचर्स को सैल्यूट करता हूँ। उनका नाम जिनका बच्चों को याद रहता है, जिनका नहीं भी रहता है, बट बच्चे बहुत सारे टीचर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, सबसे ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सभी का योगदान हर टॉपर में ज़रूर होता है। माधव, बैच से आपको क्या बेनिफिट हुआ? जो लक्ष्य बैच आपने लिया मेंस वाला स्पेसिफिक, तो क्या बेनिफिट आपको महसूस? तो जैसे मैंने कहा कि मुझे वो तो कंसिस्टेंसी का इशू था, और थोड़ा सा इंटरेस्ट जो होता है ना, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट था। तो वो चीज़ जो है ना, वो आई थिंक उसमें रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक प्रैक्टिस बैच में रेगुलरिटी थोड़ा सा आता है, तो वो मैंने किया। और उसको मैंने जो फर्दर स्टेज होता है प्रिपरेशन का, उसमें भी इंप्लीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में एक आई थिंक चैनल है कंपटीशन प्रिपरेशन बाय रोहित त्रिपाठी, तो उनसे मैंने जो है प्रीवियस ईयर का शिफ्ट वाइज पेपर कराया था उन्होंने, तो मैंने पूरा कर लिया उससे एक बार। उसके बाद मैंने जो स्क्रीन शॉट्स ले लिए थे, जो मैं आपको जो टफ लगते थे क्वेश्चन, उसके बाद मैंने टीसीएस का जो मतलब सेम चीज़ मैंने 2 बार किया फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज पेपर होता है, शिफ्ट वाइज इन मॉक फॉर्मेट। हाँ, इन मॉक फॉर्मेट। ओके, ये किया मैंने मैथ्स के लिए। और ओके।
और मैथ्स में कैलकुलेशन वगैरह के लिए कुछ स्पेशल? कैलकुलेशन के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। आई थिंक मैंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं किया था, कैलकुलेशन में ठीक ठाक थी। मतलब इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे आपने करी? इंग्लिश में जैसे अलग अलग सेक्शंस हैं, रीडिंग है, ग्रामर है, वोकैबलरी है, कहाँ से तैयार किया, किन किन बुक्स का यूज़ किया, ज़रा विस्तार में बताइए। सर रीडिंग सर 3 पार्ट में आपने बताया, तो रीडिंग, फिर अब वोकैबुलरी, फिर ग्रामर। इस ऑर्डर में मैंने जो प्रायोरिटाइज़ किया मतलब इंग्लिश को। रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज़ मेंस का जब नोटिफिकेशन मतलब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, उसमें मैंने क्लियरली देखा कि मेंस में वहाँ बोल रहे हैं कि वो जो कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा वेटेज देंगे, yes. वहाँ पे हिंट्स मिल रहे थे। तो मैंने रीडिंग पे फोकस किया और रीडिंग ने मुझे अर्लियर रिजल्ट्स भी दिया था। जो मैंने इससे पहले एग्ज़ाम्स दिए थे सीजीएल के, तो उसमें मेरा ठीक स्कोर आ रहा था इंग्लिश में विदाउट ग्रामर। जी, तो मैंने उसको ही जो प्रायोरिटाइज़ किया रीडिंग को। उसके बाद वोकैबुलरी के लिए मैंने रीडिंग मतलब न्यूज़पेपर वगैरह जो होता है, बुक्स वगैरह जो आई थिंक मैंने जो ग्रेजुएशन की किताबें वो मैंने बहुत पढ़ी थी, तो उससे थोड़ा रीडिंग स्पीड हैबिट हो गया। रीडिंग में स्पेशली कहाँ से रीड किया आप? रीड में न्यूज़पेपर जो होता है हिंदू, वो मैं पढ़ता था। वैसे अगर मैं बताऊँ तो मेन जो मेरा था, जो स्टार्टिंग में कोरा पर आंसर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं कोरा पर, जो पॉलिटिकल इशूज़ पे, इकोनॉमिक सोशल इशूज़ पे वो लिखते हैं, तो वो मैं रीड करता हूँ, वहाँ से इंटरेस्ट आया। फिर मैंने जो है अलग अलग, आई थिंक रीडिंग में एक और ही होता है कि लोग बोलते हैं इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेंस में आपको कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, वो मतलब वो आप पैसेज हो सकता है, तो शुरुआत में आप इंटरेस्ट वाला जो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप वो कर सकते हैं, मतलब कि आप अलग अलग जो आपको जॉनर होता है उसको रीडिंग में ही करना चाहिए, न्यूज़पेपर। एंड देन वोकैबुलरी एंड ग्रामर? एक बुक आती है ब्लैक बुक करके, हाँ, वो वोकैबुलरी के लिए मैंने वो सब पढ़ते हैं, वो मैंने पढ़ा था। और मैंने साथ साथ कुछ और भी मतलब उसमें इंक्लूड किया था, जैसे फ्लिंट टू पैरामाउंट में जो वोकैबुलरी है, मेरे पास टाइम था तो मैंने उसको भी मतलब उसमें से नए वर्ड जो थे उसमें डाल मतलब एक जगह करके, फिर एक स्पी बख्शी है उसका भी मैंने उसमें डाल दिया। वो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम आपके पास है तो वो कर सकते। एंड ग्रामर? ग्रामर मैंने सर अमन वशिष्ठ सर है, तो मेरा ग्रामर में वैसे इंटरेस्ट नहीं था। मैं इंग्लिश को एज ए रूल के थ्रू नहीं समझ, मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक है इंग्लिश का, बट वो रूल के थ्रू मैं नहीं समझ सकता इंग्लिश। लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था कि कुछ क्वेश्चन में फंस रहा था, तो मैंने अमन वशिष्ठ सर का एक प्लेलिस्ट है, फ्री है यूट्यूब पर, वो ओल्ड वाला है, अब उनका नया भी आ गया है, तो आई थिंक उसको मैंने फॉलो किया था। अनअकैडमी पर उनके ही जो है कुछ और वीडियोस थे, तो उन दोनों से मैंने नोट्स बनाए और फिर उसी को बार बार रिवाइज। तो ये पूरा फ्री कंटेंट से आपने इंग्लिश कर ली, और ग्रामर में कुछ और बुक वगैरह भी पढ़ी? बुक सर मैं नीतू सिंह की बुक मेरे पास थी, लेकिन मेरे पास क्या हुआ ना कि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट मेरे में नहीं डेवलप हुआ था, लेकिन अमन वशिष्ठ सर का जो कोर्स है ना, वो मैंने मतलब उससे मेरे को रिजल्ट्स आ रहे थे। ग्रामर आपने वहाँ से कर लिया? तो उसके आई थिंक कोई बुक और पढ़ने से क्या होता है ना कि आप डबल रीडिंग एक ही टॉपिक कर लेते हैं बार बार, तो वो नहीं करना। और प्रैक्टिस कैसे आप चेक करते थे कि आपको वोकैबुलरी ठीक ठाक आ गई, ग्रामर ठीक ठाक आ गया? आई थिंक वही प्रीवियस सर जो आप सेक्शनल टेस्ट है वो मैंने दिया, तो उसमें फिर तो पीवाईक्यू पहले आपने खुद से सॉल्व किए बिना टेस्ट फॉर्मेट में, या सीधे टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व किया? इंग्लिश में जो टेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि उसमें टाइम का कोई इशू नहीं होता है इंग्लिश, और मजा भी आता है ना, मजा भी आता है क्विज फॉर्मेट। 10 मिनट हो जाता है, तो आई थिंक 3-4 सेट कर लिया, तो उससे वो आप कभी भी कर सकते हो, आप कहीं बैठे हो, मतलब आपको जरूरी नहीं कि घर पे बैठ के मॉक फॉर्मेट में देना, इंग्लिश में खासकर, और जीएस में भी। और जीएस में क्या किया आपने? जीएस में तो एकाएक पता चला होगा कि अब तो मेंस में भी आएगा, हाँ, उसके पहले तो लोग कम सीरियस होते हैं जीएस को लेके। हाँ, जीएस कैसे किया आपने? आई थिंक टियर 1 तक मेरा स्ट्रेटजी तो आई थिंक वही जो नॉर्मल होता है, लेकिन टियर 1 में मेरे 16 मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि यार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जीएस के लिए मैंने ऐसी स्टार्टिंग में ल्यूसेंट जो बुक होती है, मैंने ये चीज़ फॉलो किया कि जो जीएस है उसमें वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है और उसमें क्विक रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पढ़ने के बाद भी शायद नंबर अब मार्क्स ना आए। तो मैंने ल्यूसेंट जो बुक है वो मैंने फॉलो की, बिकॉज वो आपको बहुत जो फेमस बुक है और सब पढ़ते हैं उसको, तो मुझे लगा कि अगर ये कर लूँ तो जो सब कर रहे हैं वो मैं कर लूँगा कम से कम। तो ल्यूसेंट मैंने पढ़ा, और प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है 1EQ पब्लिकेशन की, तो वो मैंने 2 वॉल्यूम्स में आती है, एक स्टैटिक जीके के लिए, एक आती है आपको अवेयरनेस करके, उसका हेडिंग नहीं पता है लेकिन 2 जो पार्ट में आता है, तो वो मैंने उसके अच्छे सॉल्यूशन होते थे, तो मैं उसे रिवर्स लर्निंग करता था। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, उसके आंसर पढ़े, फिर जाके ल्यूसेंट में उसको और जो है उसको हाईलाइट कर दिया। उसको स्टैटिक जीके के लिए मैंने बताया, मैंने कोर्स लिया था जो राहुल बिसा सर का, आई थिंक उस समय मुझे डर बहुत लग रहा था जीएस के अंदर कि क्या होगा, तो मैंने उसमें ले लिया, तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वो अब रिवीजन करवा रहे थे करंट अफेयर का पूरे साल का उस बैच में, और साथ साथ स्टैटिक जीके के हर दिन 1-2 टॉपिक पढ़ाते थे वो, तो वो मैंने किया था। अच्छा, मैंने बीच में एक और कोर्स लिया था आई थिंक आरवी सर का, जैसे मैंने बताया, तो मुझे डर लग रहा था जीएस में कि क्या होगा नहीं होगा, तो वो मैंने स्टार्टिंग में लिया था। आई थिंक मुझे साइंस में प्रॉब्लम हो रहा था, बायोलॉजी में मैं वो, तो इसलिए मैंने लिया था। तो उसमें कोर्स का नाम बता सकते हो आप?
कोर्स आई थिंक नाम नहीं पता, राधिका मैम थी अच्छा, राधिका मैम भी कभी एक टॉपर बन के यहाँ पर आई थी, उनका इंटरव्यू मैंने लिया है, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रही हैं, आप उनके वीडियोस को जरूर चेक करिएगा। तो राहुल मिश्रा सर एग्ज़ामों का पार्ट रहे हैं, और अभी इवन लक्ष्य का जो बैच हुआ था हमारा, उड़ान का बैच हुआ था, तो उस बैच को भी उन्होंने हमारे साथ एग्ज़ामों पे भी लिया था। अभी वो अपने प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने स्टैटिक का कोर्स निकाला था। तो इसके बाद मैं आता हूँ और बात करता हूँ कि ये तो चलो आपकी प्रिपरेशन हो गई और रिसोर्सेज हो गए, राइट। माधव, आपने रीजनिंग की तैयारी कैसे करी? रीजनिंग में आपके 90 में 90 मार्क्स आए हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ा बताइए। रीजनिंग में आई थिंक आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट वही प्रीवियस ईयर पेपर, वही शिफ्ट वाइज जो मैथ में मैंने कहा था, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कॉन्सेप्ट का रोल होता है, लेकिन 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो कहीं से। इसमें से कुछ हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था राहुल मिश्रा सर से, उनका प्लेलिस्ट आई थिंक एग्जामों पे भी है, और कुछ आई थिंक प्रीवियस चैनल्स हैं, नाम नहीं पता याद है मुझे, उन पे है। तो मैंने उनसे जो कॉन्सेप्ट सीखे थे। और एक और चैनल है, उसका नाम है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत करके। तो उस पर जो है टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न पे जो आ रहा है पेपर, तो उसमें कुछ अच्छे लॉजिक जो पूछ रहे हैं उन पे उन्होंने कंपाइलेशन जो है वो आता रहता है। तो उससे जो आप लेटेस्ट पैटर्न जो होता है रीजनिंग में, वो पकड़ने में फ़ायदा होता है। और मैंने प्रीवियस पेपर शिफ्ट वाइज किया था इसमें। और बैंक के कुछ क्वेश्चन आए थे इस बार, पजल वगैरह हुआ था, इनक्वालिटी, तो मैंने अब बताया था बैंक का प्रिपरेशन मैंने किया था, वो यहाँ पे हेल्प कर गया। आपको हेल्प कर गया। अच्छा, एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माधव जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कि अगर मैं आज की डेट में प्री मेंस, क्योंकि नए पैटर्न में पहली बार हुआ, प्री तो वैसा ही है जैसा पहले था, कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप मेंस के पेपर को और प्री के पेपर को, या पैटर्न सेम ही है लगभग, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है? प्री में तो सेम है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। बट मेंस की बात करें तो मैंने जब ये इसका नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने ये चीज़ एग्जाम के बारे में रीड किया था कि इस बार एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। तो मुझे पता था कि एक अगर नेगेटिव होगा तो 4 मार्क्स जाएंगे, और अगर 5-6 सिली मिस्टेक्स कर दिया मैंने, तो वो अच्छा खासा डिफरेंस हो जाएगा। तो मैंने डे 1 से इस बात पे ध्यान रखा था कि मैं जो प्रीवियस पेपर कर रहा हूँ शिफ्ट वाइज, उसमें मैं एक्यूरेसी पर एक स्पेशल ध्यान दूँ, और एक्यूरेसी हाई मेंटेन करने की प्रयास करूँ। और मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया टियर 1 में भी, कि मतलब एक्यूरेसी कम से कम खराब ना होगा। मैंने मार्क्स जो कंसेप्चुअली गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने को कंसेप्ट कम पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं सीख लूँगा, बट जो आ रहे हैं उसमें गलत नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पोटेंशियल जो आपका होता है उससे आपका स्कोर कम होने लगता है, तो उससे एक अलग नेगेटिविटी आ जाता है कि मैं मतलब डिजर्विंग हूँ कि नहीं वगैरह ये सब। तो इस कारण से मैंने आई थिंक एक्यूरेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन पे इस पे आई थिंक जो अपकमिंग एस्पिरेंट उनको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माधव का, कि जो नया पैटर्न है इसमें प्री तो क्वालिफाइंग है, मेंस में माइनस मार्किंग अब 1/4 नहीं है बल्कि 1/3 है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि सही होने पे 3 नंबर है, गलत होने पे 1 नंबर पूरा का पूरा कट है ना। एक चीज़ माधव मुझे और जानना है कि मेंस की तैयारी, जैसे जो बच्चा तैयारी कर रहा था, पहले का पैटर्न भी आपने देखा हुआ है, ये पैटर्न भी आपने देखा हुआ है, तो बच्चे की तैयारी में किस तरह का बदलाव आप सजेस्ट करोगे सब्जेक्ट वाइज? हाँ, सब्जेक्ट वाइज तो सर आई थिंक सिलेबस सेम है, बस वेटेज आगे पीछे है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो ट्रेडिशनल टॉपिक जो आपको सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स वगैरह हो गया, उस पर थोड़ा सा आपको इंग्लिश के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, इंग्लिश वगैरह के साथ। अब चूंकि 2 पार्ट में एग्जाम होता है, तो अगर मेंस के बारे में बात करें तो लोगों को लगता है कि जो पार्ट 2 एग्जामिनेशन का इंग्लिश वाला पोर्शन है उसमें टाइम कम लगेगा। इस बार एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हुआ था ना, तो आई थिंक उसमें पूरा टाइम जो है, आप अगर मॉक दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, तो जो पार्ट 2 एग्जामिनेशन का वहाँ ट्रिकियर ये बात है, लोगों को लगता है कि टाइम मेरे पास 1 घंटा है तो मैं 20-30 मिनट में कर लूँगा, फिर अरेस्ट करूँगा। वहाँ पे दिक्कत होता है। मैंने वो 1 घंटा जो एग्जाम का है ना, मैंने पूरा टाइम दिया था उसमें, और हर ऑप्शन को वेट किया था वहाँ पे, कि मतलब बार-बार सोचा उस पर। तो उसमें जो मैंने कहा था हाई एक्यूरेसी करना है, उस पर मैंने आई थिंक वो करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, स्कोर आपका जंप करता है, फिर आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि मेरा सिली मिस्टेक हो गया। प्रैक्टिस इज द की। हाँ, ये ज़्यादा बचे। से ज़्यादा प्रैक्टिस लोगों को मदद करेगा। एक चीज़ और मैं मॉक के बारे में जानना चाहूँगा कि मॉक आपने कितने दिए, कहाँ से दिए, थोड़ा इसके बारे में। प्रीलिम्स के लिए कितने मॉक दिए, मेंस के लिए कितने मॉक? आई थिंक सर मैंने सेक्शनल तो मैंने बता दिया, मैंने दिए थे। आई थिंक सरप्राइजिंगली मैं बोलूँ तो आई थिंक आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने प्री के लिए सिर्फ 5 मार्क्स दिए थे, और मेंस के लिए सिर्फ 8 वो भी लाइव मार्क्स। क्योंकि मुझे लगता था ना कि ये मेरा था पर्सपेक्टिव कि मतलब इस बार मेंस चूंकि नया पैटर्न पे हो रहा है, तो आई थिंक जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वो शायद वो नया पैटर्न शायद पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए। और मुझे ये डर था कि बैंक का अगर आ गया या इस तरह का आ गया अगर मॉक्स में, तो मुझे दिक्कत हो सकती है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर पे ध्यान दिया, और कुछ लाइव मॉक्स होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो मैंने दिया। ऑलिव बोर्ड हो गया, आई थिंक आपका 3 मॉक आया था सुपर मॉक। सुपर मॉक्स का, तो फ्री वाला वो दिया था।
और टेक्स्ट बुक का एक दो दिया था अलग अलग वैरायटी का, तो वो हर वीक देता था मैं। और उससे क्या होता है कि एक वीक का टाइम मिल जाता है आपको कि उस मॉक पे काम करने के लिए। तो आई थिंक डेली एक मॉक तो मैंने नहीं दिया था, अब मैं देने वाला था लेकिन एग्जाम का अर्ली अनाउंसमेंट हो गया था, तो उससे मैंने छोड़ दिया। मैंने जो पढ़ा उसी को रिवाइज कर लिया, तो मॉक मैंने कम दिया था, ये मैंने किया था। लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर के लिए बता दूं कि अब चूंकि पैटर्न तो पता चल गया है, तो अब आपको मॉक्स इंपॉर्टेंट है जो अपकमिंग जो है एग्जाम, जो 23 का एग्जाम। एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा कि जो मॉक्स आप दे रहे थे, वीकेंड लाइव फ्री मॉक्स आप दे रहे थे, उसमें क्या परसेंटाइल रेंज थी आपकी? मतलब क्योंकि मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि किसी को ही नहीं पता कि उसकी रैंक क्या आएगी, बट अब वापस जाके मैप करना चाहते हैं कि आपकी परसेंटाइल मॉक्स में क्या रहती थी, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? सर वो एक्चुअली 90% से ऊपर रहता था, वो तो है, लेकिन हाँ वो फ्लक्चुएट करता था। रैंक आई थिंक परसेंटाइल मेरा उसमें फील हो गया 98% रहता था, 95 बार लो चला गया था 91। तो थोड़ा सा तो उसमें मुझे एक्यूरेसी का फिर से मेरे को रिमाइंड हुआ कि नहीं, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। मैं नए क्वेश्चन के चक्कर में जो आता है उसको मैं गलत कर रहा हूँ। तो मतलब एक चीज, एक्यूरेसी पे ध्यान कैसे दे? मतलब क्या सोचने से एक्यूरेसी इंप्रूव होगी या कैसे काम करोगे? आई थिंक जो मॉक एग्जाम देते हैं उसका एक फ्लो होता है, मतलब अटेम्प्ट स्ट्रेटजी होता है कि आप अटेम्प्ट के समय कोई भी क्वेश्चन आपको एल्योर ना करिए, चैप्टर मेरा फेवरेट है तो पहले बनाएंगे इसको, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनेशन में आपको हर चैप्टर में टफ भी बन सकता है सवाल, इजी भी हो सकता है। तो जजमेंट स्किल आपका अच्छा होना चाहिए एग्जाम में कि आपको अटेम्प्ट करना है सवाल या नहीं करना है, स्किप करना है, तो स्किपिंग स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। और जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, तो आई थिंक वो जो आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो ना, उसको आप रिवाइज करते रहो बार बार, तो आप पता रहेगा, आपको सबकॉन्शियसली आपको पता रहेगा कि मतलब ये मिस्टेक्स फिर से हो सकता है एग्जामिनेशन में। हाँ, ओवर कॉन्शियस होने का जरूरत नहीं है, उससे तो और बिगड़ सकता है खेल। बट अगर आप ठीक से कॉन्शियस है, आपको पता है कि मतलब ये जो क्वेश्चन है प्रोन टू मिस्टेक है, तो उस पर आप उसको ठीक आप कर दोगे ऑटोमेटिकली। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि चूंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है और पिछले साल क्या हुआ कि प्री में बहुत बच्चे लिए गए, ठीक है, बिकॉज सीटें ज़्यादा थी, ज़्यादा बच्चे भी सिलेक्शन में लिए गए। अभी मैंने इस साल ये महसूस किया कि कई सारे बच्चे ना प्री को लेके बड़ा कॉम्प्लेसेंट है, उनको लगता है नंबर जुड़ेगा नहीं, सिलेक्शन मेन से ही होना है, तो वो प्री पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, मॉक कम दे रहे हैं। और ये जो चीज़ है मेरे हिसाब से ब्लंडर है, बिकॉज जैसे यूपीएससी होता है, यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मेंस बहुत अच्छा तैयार है। ऑल्दो मैं यूपीएससी और एसएससी को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी का प्री नहीं निकाल पाते, मेंस देने का उनको मौका ही नहीं मिलता कभी। ऐसे ही एसएससी में भी अब चूंकि क्वालिफाइंग हो गया है प्री, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर प्री नहीं निकलेगा तो मेंस में मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि इस बार कम बच्चे होंगे, लास्ट टाइम कट ऑफ कम गया क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज थी, इस बार वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। आपका मैसेज क्या है कि बच्चे प्री को किस तरह से देखें, किस तरह से उन्हें प्री को लेना चाहिए? अभी क्योंकि क्वालिफाइंग है तो वो ऐसा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए प्री में, और प्री ना निकले तो मेंस कहाँ से निकलेगा? सर प्री को लेके आई थिंक मेरा एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो आई थिंक प्री को सेम आपको सेम इंपॉर्टेंस देना जो पहले के पैटर्न में देते थे। उसका रीज़न ये है कि एक तो क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन, वो तो अगर आप उस प्रिपरेशन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पैटर्न में कोई चेंज नहीं, मतलब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, प्री और मेंस में सेम सिलेबस है। और अगर आप एग्जाम अच्छा दोगे प्री का तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है एक तो, और आप अपना जो परफॉर्मेंस है उसको भी आप देख सकते हो कि मेरा परफॉर्मेंस प्री में कैसा है। तो कट ऑफ तो क्लियर करना ही है, बट आई थिंक उसको सीरियसली भी लेना है। और एक और होता है कि मिस्टेक्स जो होते, मैंने टीयर 1 में कुछ मिस्टेक्स किए थे, उस पर मैंने काम किया था। फिर जैसे मैंने अब होता है रीजनिंग में कुछ मतलब कुछ जो है आप लॉजिक में जो है ना उसको कैच नहीं कर पाया प्रीलिम्स में, तो फिर मैंने आपको पता है सिग्मा एकेडमी का मैंने जो अब यूट्यूब चैनल उसको मैंने मतलब यूज़ किया, तो उससे मेंस के लिए काम किया। तो आई थिंक प्रीलिम्स से क्या होता है कि आप सीखते हो कुछ, वो जो होता है। और सेम पैटर्न है आई थिंक यूपीएससी में, तो ये होता है प्रीलिम्स का पैटर्न अलग है, मेंस तो बहुत अलग है, तो कम से कम एमसीक्यू तो होता है दोनों में, प्री और मेंस में। तो आई थिंक वो वहाँ से आप सीख सकते हो, और जो मिस्टेक्स आप करोगे प्रीलिम्स में वो आपको मेंस में उसको रिपीट नहीं करना है, उस पर आप काम कर सकते हो। तो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, इवन इफ आपका अगर प्री में लगता है निकल जाएगा, बट आप एग्जाम अच्छे से दीजिए। और मुझे नया पैटर्न माधव ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने तो 2 साल पहले एक वीडियो में भी बोला था कि एसएससी को पैटर्न बदल देना चाहिए, मैथ्स को इतना वेटेज नहीं देना चाहिए, 4 सब्जेक्ट डालो मेंस में। अच्छा इसलिए कि यार बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं, अब 4 सब्जेक्ट यहाँ है, 4 वहाँ है, कंप्यूटर एडिशनल है, एग्ज़ाम साइकिल फास्ट है, मतलब 6 महीने में इन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर एग्ज़ाम का पैटर्न नया किया है तभी दे पा रहे हैं, टीयर 3 नहीं है, और बच्चे को भी ये कन्फ्यूज़न नहीं है कि मुझे वही 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, प्री में भी और मेंस में भी, है ना। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं बात करता हूँ लेट्स से मैथ्स की, कैसा मेंस का एक्सपीरियंस था आपका? मतलब आपको लगा कि कुछ अलग सा पेपर है या कंफर्टेबल थे? जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के भी थे उसमें कोई दिक्कत हुई आपको करने में? क्योंकि आपने 90 में 90 फोड़ा, कितनी देर में किया था मैथ्स आपने? सर मैथ्स तो
आई थिंक मेरे शिफ्ट में बहुत इजी था। तब आई थिंक रीजनिंग में थोड़ा नहीं इजी ठीक है, surprise। बट 90 में 90 लाना ना वो टफ काम है। कितना भी आसान पेपर हो ना, 30 क्वेश्चन करेक्ट करना अपने आप में कमेंडेबल काम है। मतलब इजी का मतलब तो प्रिडिक्टेबल, मतलब जो हाँ। प्रीवियस पैटर्न पे ही था। इजी का मतलब Okay. ये हुआ आई थिंक, वो मैंने कहा। और सर मुझे तो रीजनिंग में थोड़ा सरप्राइजेस थी, क्योंकि आई थिंक जो फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग ही था मेरा, उसमें स्टार्ट रीजनिंग से ही हुआ था। उसमें कुछ पजल वगैरह आ गया था, मुझे लगा पैटर्न चेंज हो गया, वहीं से डर हो गया। फिर मैंने अपने को संभाला उसी बीच में, और फिर मैंने किया। मुझे एक्चुअली पजल देख के डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने बैंक के लिए दिया था, बट उसमें भी आपको एजम्पशन वो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट वो कहते हैं, मतलब एसर्शन रीजनिंग जो होता है वो भी था उसके अंदर शायद, मतलब क्लब था दोनों। मैथ्स में कुछ सरप्राइज नहीं था, स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब ठीक ठाक आया था। हाँ, एक दो क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का, फर्स्ट शिफ्ट में इजी पेपर था। जो रीजनिंग थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो मैंने आई थिंक मैथ का आप बोल रहे हैं, तो आई थिंक 20 मिनट में हो गया था मैथ, पूरा 20-22 मिनट में। और 20 सवाल। रीजनिंग में मुझे शायद टाइम लगा। और इंग्लिश में कैसा चेंज था? इंग्लिश में सर आई थिंक जो मेंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा अच्छा हो गया, मतलब आई थिंक रीडिंग फोकस्ड। खास करके हाँ, कॉम्प्रीहेंशन। और उस पर भी कॉम्प्रीहेंशन डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, उसमें स्टेटमेंट्स डाल रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि वो 1 घंटा जो है लोग लगता है आसान है, उस 1 घंटे को आपको पूरा यूज करना है। आई थिंक 40-45 मिनट या 50 मिनट दीजिए आप, मतलब इंग्लिश को, क्योंकि आपका वो टाइम तो वैसे ही आप बैठे हो एग्जाम में, तो उसको वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। उसे एक्यूरेसी, जीएस के लिए सर आई थिंक 10 मिनट। जीएस में एक चीज और मैंने गौर किया है कि आई थिंक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसान होते हैं, जो आई थिंक सिंगल लाइनर फैक्ट्स होते हैं उससे, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट्स में भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। अगर आप 3-4 फैक्ट्स अगर है, 3 फैक्ट्स है, तो उसमें से 1-2 आपको आता है या 1-2 नहीं आता है, उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को जो है। तो वो चीज़ आई थिंक अच्छी चीज़ है मेंस में खास करके। और जीएस में मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड था, और ऐसा था कि मतलब उसको आप कम से कम आई थिंक 16-17 क्वेश्चन कर सकते थे आउट ऑफ 25, मतलब अच्छे से। और सब अगर आपका गेस वर्क भी काम करता था मेंस में, प्रीलिम्स में काम नहीं किया, जो प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, मेंस में ये काम कर रहा था। मतलब कुछ एक चीज और यार, कंप्यूटर में बहुत बच्चों ने बोला है कि कंप्यूटर में वो सीपीटी वाला जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाए। कितना कट ऑफ गया सीपीटी का? सीपीटी का आई थिंक 24 गया है यूआर का, मैंने देखा नहीं है। आई थिंक 33 जो मेरा मार्क्स था, आई थिंक देखा नहीं था। आपके 33 हैं? हाँ ठीक है। तो कंप्यूटर में कई बच्चे हैं जो शायद उतना बढ़िया तैयारी करके नहीं गए और थोड़ा कम, कुछ नंबर कम लाए, रह गए। आपने कंप्यूटर कैसे तैयार किया? है तो क्वालिफाइंग, सभी बच्चों को जानना है कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर आप जो सीपीटी वाली पोस्ट हैं और उसमें जाना चाहते हैं तो एक मिनिमम कट ऑफ होता है जो वो डिसाइड करती है एसएससी, वो आपको लाना पड़ेगा। तो कई बच्चे उससे कम लेकर आए हैं, तो उनकी पूरी जो मेहनत है वो बेकार हो गई एक तरह से, राइट? तो आपने कंप्यूटर कैसे तैयार किया? सोर्सेज के बारे में बात करें तो राधिका गोयल मैम का आरबी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं बेसिक्स के लिए। और उसको जो कंप्यूटर का एक और बुक आता है अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की, वो आप जो उसको मतलब एक साथ कम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सोर्सेस या बेसिक्स क्लियर करने के लिए। और फिर प्रैक्टिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भैया ने रिकमेंड किया था कि तुम जो है बैंक का जो एग्जाम होता है आरबीपीओ का, उसमें आता है, उसके लिए बहुत सारे मतलब वीडियोस पड़े हुए हैं, बेस्ट 200 बेस्ट 500 एमसीक्यू। और एक और होता है कि जो कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है नेचर का, वो उसमें क्या होता है ना, तो टेक्निकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो उसमें जो बुक की डेफिनेशन होता है उससे अलग या आई थिंक थोड़ा ट्विस्टेड होता है जो एग्जाम में आता है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर है और आपको अलग अलग एमसीक्यू करने का आदत है मतलब एक टॉपिक पर, तो उससे क्या होता है, थोड़ा आसान होता है मेंस एग्जामिनेशन। वो आई थिंक मुश्किल नहीं होता है, बट हैबिट नहीं होता है लोगों को ना वो एमसीक्यू का, तो उस पर पे करने का। लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू नहीं करते। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैंने प्रीवियस ईयर भी किया था। जो एसएससी के और एग्जाम्स कुछ होते हैं उसमें आता है, वो पीडीएफ मुझे मिली थी OneEQ की वेबसाइट पर, आई थिंक टेलीग्राम का जो ग्रुप है उनका, उसमें, तो उसको मैंने फॉलो किया था। बस यही कंप्यूटर के लिए। माधव, अभी हमने आपसे बुक्स, रिसोर्सेज सब कुछ पूछा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तैयारी जो होती है ना, उसमें एक्चुअल जो काम है वो तो आपको करना है, बाकी सब सपोर्टिव एलिमेंट है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो किताबें हों, सब कुछ आपके पास तो हैं, बट करना आपको है, वो एग्जीक्यूशन आपके हाथ में, ठीक है? कितने आवर्स पर डे आपने डिवोट किया? आवर्स का तो आई थिंक मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, उसको मैं ट्रैक नहीं किया था कितने आवर्स बेसिकली। तो मैंने टारगेट बेस होता था मेरा कि जो आज का टारगेट है उसको फॉलो करना है। उसके बाद जो टाइम बचता था, अगर इंटरेस्ट है तो और पढ़ लेता था, नहीं तो मैं आगे नहीं पढ़ता था। अगर आवर्स की बात करें तो इफेक्टिव अगर बोले तो 8 से 9 घंटा इफेक्टिव इतना मतलब कंक्रीट पढ़ाई आप करते थे? वो इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंटली, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने शब्द यूज किया कंसिस्टेंसी, ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही मुश्किल है करना इसको, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक होने में कई बार आप खुद कारण होते हो, कई बार खुद नहीं भी होते हो आप।
ठीक है, आप सोचते हो कि चलो ये मेरा प्लान है, ये मुझे करना है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो हो नहीं पाता है। बट गोल सेटिंग का एक बहुत रोल होता है लाइफ में। जैसे अभी मैं छोटी सी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मुझे वॉक करना पसंद है, बाकी कोई फिजिकल एक्टिविटी में मैं बहुत ज़्यादा जिमिंग वगैरह में हूँ नहीं। स्पोर्ट्स पसंद है और वॉक करना पसंद है, तो स्पोर्ट्स भी अभी कुछ सालों से खेल नहीं पा रहा हूँ रेगुलरली। अभी मैंने वॉक स्टार्ट किया, बट अब ये है कि सुबह जाता हूँ वॉक करने, फिर शाम को जाता हूँ वॉक करने। तो 2 टाइम जब मैं वॉक करता हूँ तो मेरे जो स्टेप्स टारगेट हैं वो पूरे हो जाते हैं। मुझे 10,000 स्टेप्स करने हैं। तो मई में मेरा टारगेट है कि मैं 30 दिन कभी ब्रेक नहीं करूँगा इसको, ये गोल है, राइट? बट 2 दिन ऐसा हुआ जब मैं सुबह वॉक करने नहीं जा पाया हूँ। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि यार अब शायद आज का टारगेट नहीं हो पाएगा। बट दिमाग में है कि भाई 10,000 स्टेप्स करने हैं, तो फिर रात को मैं कैसे भी करके 12 बजे के पहले 1 डेढ़ घंटा चल के उसको मैं करना ही करना। तो गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ गोल सेटिंग आपको कहीं न कहीं फ़ोकस रहता है, याद दिलाता है कि तुमने ये गोल सेट किया है और इसको करना है। तो मैं सारे एस्पिरेंट को सजेस्ट करूँगा कि जो ये बात बोल रहे हैं ना कि एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई, उसका रोल बहुत होता है कि अगर तुमने टारगेट बनाया है और दोपहर तक तुमने पढ़ा नहीं, तो दिमाग में वो टेंशन तो पैदा करेगा कि तुमने एक टारगेट बनाया, तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो देयर इज़ अ चांस कि आप उसको फॉलो करोगे। बट एक क्वेश्चन और है, प्रॉब्लम पता है क्या होता है? गोल सेटिंग में भी इश्यू है। क्या करें? जैसे अब चलो वॉक करना है तो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि 8,000 स्टेप्स वॉक करो, मैंने 10,000 कर लिया, सिंपल है मेरे लिए। पढ़ना है तो उसमें यार कैसे प्लान करे आदमी कि कितना पढ़ें आज? किस सब्जेक्ट से क्या पढ़ें, कितने बजे पढ़ें, कैसे इसको करें? सर मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रियलिस्टिक होना चाहिए आपका प्लान जो है, या प्रैग्मेटिक होना चाहिए कि इसमें मतलब ऐसा ना हो कि आप एक दिन में वो आप सोच लें कि ये करना है। तो आई थिंक स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो ना कि जब मुझे ये प्रिपरेशन करना है, ये मेरा टारगेट होगा, उसमें थोड़ा-सा आपको हल्का रखना है, मतलब काम जो वर्कलोड है, और उसको धीरे-धीरे आपको लिमिट पुश करना है। और एक होता है कि इसके आगे अब नहीं होगा, तो वो आपको आई थिंक कांस्टेंट रखना है। बीच-बीच में ऐसा होता है कि टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं, और वो आई थिंक आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा जो टाइम आएगा जब मुझे लगेगा कि आज नहीं हो पाएगा टारगेट पूरा, तो वो एक दिन आप ब्रेक ले सकते हो। इतना स्कोप आई थिंक छोड़ना चाहिए। इतना पैक जो होता है शेड्यूल अगर आप रखोगे, या वो नहीं पॉसिबल है, तो आई थिंक 1 वीक में या 2 वीक के बाद होता था ऐसा था। तो स्टार्टिंग में तो आई थिंक फ्रीक्वेंटली होता था, जो एंड में मुझे लगता है ये नहीं, मतलब थोड़ा कम हो गया। अगर आप ये पहले से एक होता है बर्निंग आउट, कि मतलब आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि मतलब बीच-बीच में आपको कुछ आता है कि मतलब यार नहीं हो पाएगा उस तरह से। उसको डील करने का तरीका है कि 1 दिन का ब्रेक ले लीजिए आप। लेकिन 1 दिन का, ऐसा नहीं कि इसको 1 वीक तक उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। राइट। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोग करते हैं ना, टॉपर का शेड्यूल कॉपी कर लो। हर इंडिविजुअल यूनिक है और अलग है। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे ना कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तो किसी को देख के कि चलो ये इतने घंटे पढ़ते तो मैं भी इतने घंटे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपका नेचर हो सकता है ऐसा हो, जैसे मेरा नेचर ऐसा था कि मैं बहुत लंबे टाइम तक ना एकेडमिक बुक्स नहीं पढ़ सकता हूँ। ये मेरे साथ 10th से इशू है कि मुझसे कोई कहे 2 घंटे बैठ के लगातार आप मैथ्स लगा लो, मेरे से होती ही नहीं थी। तो मुझे पहले लगता था मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं तो देखता था कि यार टॉपर्स हैं, वो ऐसे पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं। फिर मैंने अपने आप को समझा कि मेरा यही स्किल है कि और मुझे इसी में एडजस्ट करना है कि मैं 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ एक बार में, तो नहीं पढ़ूँगा मैं। 45 मिनट पढ़ूँगा, 15-20 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर पढ़ूँगा। तो आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्ती करे बगैर आप अगर खुद को समझोगे तो अपना शेड्यूल अपने हिसाब से आप बना सकते हो। जैसे कई लोग कहते हैं रात में जगें या सुबह पढ़ें, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे इंसान। आप वैसे क्या करते थे, रात में पढ़ते थे, दिन में? नहीं, रात में स्टार्टिंग में रात में पढ़ता था, लेकिन जब ये आई थिंक जुलाई से मैंने रीस्टार्ट किया, उसके बाद मुझे लगा कि टाइम जो दिन का ही ठीक है। थोड़ा-सा बॉडी साइकिल आई थिंक मेरे लिए वो सूटेबल था। वैसे रात में जिसको पढ़ना है पढ़ सकता तो पूरी तैयारी के दौरान आप घर पे थे अपने? है। हाँ, घर पे था। मम्मी-पापा सब साथ में थे? हाँ। तो वो लोग क्या डाँटते थे आपको, कम पढ़ रहे हो या ज़्यादा पढ़ रहे हो, क्या माहौल नहीं, क्या था? ऐसा नहीं है। आई थिंक वो लोग को आई थिंक जो ट्रस्ट था मुझ पे, मतलब बेसिकली ये सबसे बड़ा आई थिंक जो बैकबोन था प्रिपरेशन में, वही था कि जो मेरे आई थिंक फैमिली मेंबर से वो ट्रस्ट था मुझ पे। तो उन्होंने बैक ही किया। चेक करने आते थे कभी कि मोबाइल में तुम पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं करते थे। आई थिंक वो सपोर्टिव थे थोड़ा-सा, मतलब वो मतलब उनको पता था कि मतलब कर लेगा, इस तरह से टाइप। या मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते थे कि रैंक, मतलब ये होता है ना कि इस बार करना ही करना मतलब है। शक नहीं था आपके ऊपर, नहीं, उनको इस तरह का विश्वास नहीं। था। हाँ। बस, तो ये अच्छी बात है, राइट। एक चीज़ और, अच्छा पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन को समझते हैं? थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा। क्योंकि शुरू से उन लोगों ने कोचिंग्स देखी हैं, ऑफलाइन देखी हैं, अब जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स लिया मेरा, तो ऐसे डिसीजंस में आप पेरेंट्स को बताते हो कि हम ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं? हाँ, उनको थोड़ा-सा इसमें होता है कि ऑनलाइन में फिर डाउट कैसे पूछेंगे वगैरह। उन्होंने एक बार कहा था दिल्ली चले जाओ, या मतलब पटना चले जाओ कोचिंग के लिए, या जो होम टाउन में ही बहुत सारे कोचिंग है, लोकल कोचिंग, उनमें जॉइन कर लो। वहाँ होर्डिंग लगे रहते थे एसएससी के लिए।
तो मैंने उनको फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, ऑनलाइन मिल जाता है, हो जाता है, उससे डाउट वगैरह भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन वाले टीचर इतना उनको पता है कि डाउट कहाँ हो सकता है, तो उसपे वो जवाब एक्सपीरियंस होता है उनको। तो वो मुझे दिक्कत, तो मैंने उनको फिर वो, हाँ, थोड़ा सा इशू था उनको कि मतलब हो पा, क्योंकि था ना 3-4 बार नहीं हुआ था वो 3-4 साल से। उनको लगा कि एक बार जब बाहर जाएगा तो हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, आई थिंक इशू जो है मेरे स्ट्रेटजी में कुछ कमी इस कारण से नहीं हो रहा है, तो उस पर मैं वर्क करूँगा तो हो जाएगा। तो वो फिर आई थिंक राइट राइट। बहुत बड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे कई बच्चे होते हैं लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमने कोई जोक किया, अब जोक मारा तो बच्चे कहते हैं सर मत बोली, मम्मी साथ में बैठी है। तो ये बड़ा डर लगता है कि पेरेंट्स भी क्या बच्चों के साथ बैठ के देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अब तो बड़ा डर डर के मैं जोक मारता हूँ, सोच समझ के कहीं किसी के पेरेंट्स ना बैठे हो साथ में। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा चीज़ आपने बोला कि 3-4 बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो सीएचएसएल का आपका एक्सपीरियंस था। मैं इस पॉइंट को थोड़ा एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। जैसे अभी एक बच्चे का मुझे व्हाट्सएप आया सुबह आज, तो उसका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ 22 में। अब वो बच्चा कैसे बोल रहा है कि सर 36,000 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 7500 में मेरा नाम आएगा क्या? तो मैंने कहा इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर सकते हो कि 36,000 में नाम नहीं आया तो तुम्हारा, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि इस साल आप अपनी स्किल को एनहांस करोगे। लास्ट ईयर अगर आपका नहीं हुआ तो कोई कारण होगा। तो रेदर देन आप इमोशनल होके ये चीज़ सोचो कि भाई 36,000 में नहीं हुआ, ये कोई अरिथमेटिक थोड़े ना है कि 36,000 में नहीं हुआ तो 75 में नहीं होगा। अब जैसे माधव जी हैं, इनकी रैंक 2 आई है सीजीएल में, इनका सीएचएसएल नहीं हुआ था। ठीक है, तो अगर ये ऐसा लॉजिक लगाते तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। तो आप अपनी स्किल्स को एनहांस करो, जहाँ कमियां हैं पता करो, इमोशनल इतना ज़्यादा मत हो, प्रैक्टिकल बनो, कहाँ मिस्टेक है पता करो और उस पे आप काम करोगे तो आप 7500 की क्या टेंशन, आप रैंक 2 लेके यहाँ आ सकते हो, रैंक 1 लेके आ सकते हो, वो तो बात की चीज़ है, जिससे तैयारी होगी वैसा आएगा। ठीक है। माधव, एक चीज़ और, तैयारी के दौरान क्या मेजर चैलेंजेस स्टूडेंट्स को आते हैं, स्पेशली मैं मेंटल चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ कि वो जो हम नहीं देखते हैं, सब किसी को रिजल्ट चाहिए, सब किसी को ये कि बच्चा जो है निकाले, बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है कोई देखता भी नहीं। क्या फेज है वो, थोड़ा सा आई इसके थिंक बारे सर थोड़ा एक डिफिकल्ट फेज होता है इस बार। तो जो कोविड भी था थोड़ा बीच में, तो उससे तो वो बढ़ गया। अब मेरे लिए ये था कि आई थिंक अगर आपने एक बार एग्जाम दिया है और आपका बहुत कम मार्क्स से छूट गया, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ से फिर से रीस्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है मिस्टेक जो आपने लास्ट बार किया है, कि आप अगर आप एक बार नहीं हुआ है आपका, तो मिस्टेक्स को आपको ध्यान देना चाहिए। और जो उसमें सब मैंने क्या किया था ना, प्रीवियस ईयर के जो आंसर की थे, मतलब जो मैंने एग्जाम दिए थे, उनको मैंने फिर से निकाला और मैंने देखा कि मैं किस तरह का मिस्टेक कर रहा था। आज मैं मतलब आज का जो पोजीशन क्या है मेरा, मैं देखा कि यार मैं 20 जो 25 नंबर में और कर सकता था, इसमें मेरा कट ऑफ भी क्लियर हो जाता। तो मैंने आई थिंक जुलाई में मैंने सेम काम किया और इसी पे मैंने जो वर्क किया, और आई थिंक वहाँ से स्ट्रेटजी बनाना फिर आसान हो गया। मुझे पता था कि बिल्कुल। अब मुझे प्रैक्टिस करनी है और जो जो मतलब आपको लैकिंग है, जो गैप्स उसको फिल करना है। ऑलवेज मैं ये रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लेके आओ, क्योंकि जब रिजल्ट वगैरह आता है या कुछ आपके अंदर मॉक में स्कोर खराब आता है, तो आप हमेशा इमोशनल एंगल से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इमोशंस को साइड में रख के सच्चाई दिखती है कि हाँ भाई सच्चाई क्या है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। और क्योंकि अपनी गलती कोई मानना नहीं चाहता, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा आई थिंक साइन है एक पर्टिकुलर योद्धा का। तो योद्धा बनना है तो अपनी गलतियां मानो, देखो कहाँ प्रॉब्लम है उसको आप इम्प्रूव करिए। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, वहाँ ये लिखा था कि जो एवरेज स्किल्ड पीपल होते हैं, जब वो मोर देन एवरेज ड्यूरेशन जो लोग टाइम दे सकते हैं, तो दे एवरेज स्किल्ड पीपल डिवोटेड फॉर मोर देन एवरेज टाइम ड्यूरेशन क्रिएट हिस्ट्री। दैट्स व्हाट द गेम इज। कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसा इन्होंने बोला। तो आपको वही काम करना है, तो आप भी सिलेक्ट होके माधव जी की तरह बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद कैसा रिएक्शन है सबका, वो भी रैंक 2, और आपने बताया कि आप दिल्ली आ गए तब रिजल्ट आया, घर पे होते तो बड़ा शोर शराबा होता। हाँ सर, आई थिंक 1 हफ्ते का गैप था। तो उस समय आई थिंक मुझे लग रहा था यार मैं घर पे होता है इससे अच्छा। तो जब रिजल्ट लेट आया था रात में, तो उस समय सब सो गए, मतलब सो गए थे घर पे। तो मैंने रिजल्ट देखा, तो पहले तो मैंने रैंक देखी, तो आई थिंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, रैंक 2 तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। वो था कि रैंक कुछ अच्छी आ जाएगी, 100 के अंदर आ जाएगी रैंक। तो फिर मैंने घर पे फ़ोन किया कि मतलब ऐसे रिजल्ट आया है और जो पोस्ट चाहिए था वो मिल गया है। फिर मैंने बताया रैंक 2 आया है, तो फिर तो वो लोग थोड़ा इमोशनल हुए। आई थिंक उससे ज़्यादा मैं इमोशनल था, मेरा हाथ पैर जो काँप रहा था उस समय पर। बहुत मतलब ये लग रहा था कि मतलब वो हैंडल नहीं हो पा रहा था मुझसे। फिर मेरा फ्लैटमेट था, उसने मुझसे मारा, तो उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल में फिर सबसे बात हुई, ऐसे करके ये रिएक्शन था। जो बाकी अभी नॉर्मल कैसा गाँवों में कैसा माहौल? गाँव में सर जो खुश है सब सब? खुश है, उनको मतलब लगता है कि मतलब कुछ अचीवमेंट के बारे में बहुत खुश है मेरे। तैयारी के दौरान सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव थे आप?
हाँ सर, सोशल मीडिया पे एक्टिव इन द सेंस कि मैं इंटरेक्शन वाइज नहीं था, वो स्क्रॉलिंग वाइज बोल सकते हैं सोशल मीडिया में, मतलब वो इंटरेक्टिव नहीं था मैं किसी के साथ। मैं एक जो जो कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं उसमें मैं एक्टिव था। पीडीएफ हब करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं मतलब जुड़ा हुआ था, लोगों से बात करता था, मतलब शेयरिंग कर वगैरह करके। और एक आई थिंक यूट्यूब पे तो सब सब होते होते ही हैं, तो हैं। वो तो है ही। और इंस्टाग्राम वगैरह? इंस्टाग्राम का मुझे आइडिया नहीं, मैंने आज तक यूज़ भी नहीं किया है। अभी भी नहीं, अब तो कर लो। नहीं, वो मैं थोड़ा टॉपर सा बनने के बाद पहला काम तो लोग करते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं, बनाते मुझे थोड़ा हैं। फोटो ठीक। होता है, बोलते हैं ना फोटो के लिए जो फोटो होता डालना है। पसंद नहीं आपको? हाँ, मैं भी मतलब वैसा ही हूँ, मुझे थोड़ा बट डालो 2-4 फोटो। ठीक है, 2-4 तो डालो, यहाँ की भी फोटो, रहमा टॉपर्स की फोटो डालना, आप बनाओ, प्रोफाइल तो बनाओ 2-4 दिन। कहते ना अभी आप फिर से तैयारी में फंस जाओगे यूपीएससी के, है ना? तो बीच का जो 1-1.5 महीने का टाइम है ना, इसमें थोड़ी मस्ती, सारी चीजें ना एक्सपीरियंस कर लो। इंस्टाग्राम भी देख लो क्या है, ठीक है। एनीवे, आते हैं तैयारी के दौरान फन एलिमेंट्स क्या थे? आप मूवी वगैरह ये सब तैयारी के दौरान देख रहे थे, छोड़ रखा था? नहीं सर, मुझे जो मैंने बताया, जो डेली टारगेट होता था मैं पूरा कर लेता था। उसके बाद जो मुझे अच्छा लगता था मैं करता था। मतलब फॉर एग्जांपल क्रिकेट देखना, मैं पॉलिटिक्स को जो फॉलो करता हूँ इन द सेंस कि मतलब जो डिबेट्स वगैरह होते हैं, मतलब अच्छे डिबेट्स जिससे कुछ सीखने को मिले, जो डिस्कशंस होते हैं वो सब में पार्ट लेना, वो सब मुझे पसंद है। और जो मूवीज़, जो अच्छी मूवीज़ है, मैं कुछ कुछ देखता था। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे रिकमेंड करता था, ये देखो, तो मैं देखता था। उसको ट्रस्ट करता हूँ मैं, मतलब रिकमेंडेशन ऐसे करता दोस्त सबको मिले, मतलब बहुत जरूरी भाई। कितना टाइम बचाते हैं यार ये लोग, दोस्त हूँ। लोग, सही है। जो मूवी बता देते हैं कि आप ये देख लो, आप ये किताब पढ़ लो, ये वेब सीरीज देख लो, तो आप बच जाते हो ना वो टाइम वेस्ट करने से। बहुत बढ़िया। फ्रेंड सर्कल था तैयारी के दौरान? जी, बड़ा छोटा? छोटा। कितने दोस्त थे आप? मेरे वैसे 3 क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। अ, बस इतने, और भी हैं लेकिन जो क्लोज़ है वो 3 फ्रेंड्स। उनसे रेगुलर बात होती रही आपकी तैयारी के हाँ, दौरान? वो भी रेगुलर। तैयारी कर रहे थे? नहीं, वो सर वो अलग-अलग फ़ील्ड्स में जो हैं। एक तो आई थिंक एमबीबीएस कर रहा है, हम्म। और एक सर जर्नलिस्ट है, और एक और है वो भी एमबीबीएस कर रहा है। तो वो एक जो प्राइवेट कॉलेज से, एक आई थिंक गवर्नमेंट। और ये बहुत अच्छा है कि अगर आप, आपके फ्रेंड्स तैयारी के दौरान अदर फील्ड से हैं, तो कम से कम ये ना कि एक ही रोना नहीं रो रहे हैं सब। ठीक है, सबकी अपने अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, और वो एक बढ़िया चीज़ होती है। जैसे आप एस्पिरेंट्स के साथ दोस्त हो गए तो एडवांटेज भी होता है कि चलो तैयारी की बातें कर ली, बट वही बातें होती हैं हमेशा, कुछ नई बातें नहीं होती है ना। तो ये चीज़ है, वेरी गुड। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी में किन लोगों का श्रेय है? पेरेंट्स का तो डेफिनेटली होगा, क्या बोलना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में? आई थिंक सर पेरेंट्स का रोल तो एक तो होता है, फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट तो होता ही है। साथ-साथ वो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी ना प्रिपरेशन के समय, कि एक अच्छा माहौल देना घर पे, क्योंकि मैं घर पे था। उसमें उन्होंने पूरा जो है, मतलब उनका रोल था कि वो उस पे, मतलब उस पे बहुत स्ट्रिक्ट थे, कि मतलब इन द सेंस कि वो एनवायरनमेंट में जो घर पे मिल जाए, कि मतलब मैं टेस्ट दे पाऊँ ठीक से। दिन में मैं टेस्ट देता था। उसमें ठंडी का था, जो मौसम था मेंस के टाइम पे, तो उस समय जो फ़ैन नहीं चला सकते थे, तो आवाज़ आती थी बाहर से, तो वो लोग शांत रहते थे उस टाइम तक। उस टाइम फ्रेम में आई थिंक 12 से 2 इस तरह की चीज़ें, जो छोटी-मोटी चीज़ें वो करते थे। तो ये चीज़ आई थिंक अल्टीमेटली मुझे बहुत हेल्प किया। और जब फ्रेंड्स मैंने बताया, रिलेटिव्स बहुत सारे थे जिन्होंने मुझे जो मोटिवेट किया। मेरे ग्रैंडफ़ादर हो गए, मेरी ग्रैंडमदर हो गई, नानी हो गई, मेरे मामा मामा थे, उन्होंने भी बहुत मतलब सपोर्ट किया। दोस्त वगैरह ने भी बताया। आई थिंक इन सब का रोल था। टीचर्स का तो आई थिंक नेक्स्ट टू पेरेंट्स टीचर का ही रोल था। तो आई थिंक सर, मैं आपका एक आई थिंक फ़ैन पेज है, तो उसपे कुछ रील्स आते रहते हैं। तो आई थिंक जो मेंटली चलता था ना, कि यार एक होता है कि मतलब कि आपका एक मेंटल इशू होता है कुछ, तो उस पर वो रील्स देख के मुझे थोड़ा-थोड़ा मतलब उससे कुछ-कुछ मिलता रहता था। कुछ यूट्यूब लाइन्स, पर? हाँ, कुछ ओके। लाइन्स आपके थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक था कि आई थिंक कि आप एवरेज होते हो अपने बेस्ट, जो नियरेस्ट 4 लोग होते हैं उसका। हाँ, एक एवरेज आपने ऑफ कहा 5 था, पीपल। हाँ, और दूसरा आपने कहा था कि टेक सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट चॉइस बाय नॉट बाय चांस। चांस। यस, यस। और एक था, आई थिंक मुझे याद नहीं अब, एक डरना नहीं करना है। वो तो था सर एक, हाँ, मतलब जो टच किया अंदर तक। एक था कि एग्ज़ाम के दिन तक आप आउट नहीं हो, मतलब एग्ज़ाम के दिन तक आपको नॉट आउट रहना है, मतलब एग्ज़ाम के दिन तक आप आउट नहीं हो, तो वो जो बीच का जो फ़ियर होता है ना, कि होगा नहीं होगा, वो अंत में देखा जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद। तो राइट। वो चीज़ जो फ़ियर निकालने वाला था, तो वो चीज़। और आपका एक होता संडे मोटिवेशन करके, संडे चर्चा। हाँ, वो मैं देखता था ओके। बराबर। तो वो आई थिंक जो मेंटल इश्यूज़ को, चैलेंजेस जो होते हैं, उसको फेस करने का थोड़ा हिम्मत मिलता था उससे। राइट, दैट्स ग्रेट। ये पहला जो लाइन उन्होंने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं उसको थोड़ा एलेबोरेट करूंगा, कि मैंने एक बार बोला भी है और ये बहुत कॉमन भी है, लोग बोलते हैं कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू टॉक टू। ठीक है, जो 5 लोगों से आप बात करते हो, आप उन्हीं का औसत हो। ठीक है, तो जैसे आप लेट्स से अगर आप गाने भी सुन रहे हो, तो आप 5 गाने जो सुनते हो वो आपका मूड डिसाइड करते हैं। हर चीज़ में ये चीज़ अप्लाई होती है। तो आप किन से बात करते हो? उनका एटीट्यूड नेगेटिव है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है? आप यूट्यूब पर किनको देखते हो?
वो पॉजिटिव बातें करते हैं, वो नेगेटिव बातें करते हैं, ये वो लाइफ में आपको चीज़ों को हैंडल करना सिखा रहे हैं या आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में इन्वायरमेंट सिर्फ फिजिकल रह ही नहीं गया है, ठीक है। एवरीबडी इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन यूट्यूब। तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो वो चुनना कि आप किससे हो रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ये भी अगर शॉर्ट्स देख रहे हैं तो ये क्या शॉर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। ये वो शॉर्ट्स मेरे देख रहे हैं जिसमें मैं लाइफ की बातें कर रहा हूँ कि ये चैलेंजेस हैं तो आपको ऐसे करना है, ये है तो ऐसे करना है। ये संडे चर्चा देख रहे हैं कि हफ्ते भर में जो फ्रस्ट्रेशन घुसी हुई है, तो चलो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप वो कंटेंट कंज्यूम करो जो आपका मूड अपलिफ्ट करें, आपको बेहतर बनाए, ना कि वो कंटेंट कंज्यूम करो जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई इन्हांसमेंट ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। कोई मेजर चैलेंज तैयारी के दौरान माधव? मेजर चैलेंजेस मतलब ये था, एक फियर था कि मतलब जो सेम चीज़ रिपीट ना हो जाए वापस से, वो 1-2 कट ऑफ वाला। फिर मैंने देखा कि यार डिस्क्रिप्टिव इस बार नहीं है, डिस्क्रिप्टिव के कारण बहुत बार छूट रहा था मेरा। हाँ, तो वो ये भी था। तो चैलेंजेस ये वही होता है जो अब नॉर्मल होता है कि एक सेल्फ डाउट होता है। यार ये पैटर्न बहुत अच्छा है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सिर्फ नंबरों के बेसिस पे सिलेक्शन है। डिस्क्रिप्टिव में भी क्या था कि मार्किंग बड़ी अजीब सी थी, Random। है ना। तो वहां भी कहीं ना कहीं एक जजमेंट था कि वो किसको कितना नंबर देगा नहीं देगा। सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज, जैसे यूपीएससी मेन सब्जेक्टिव है, तो आप क्या लिख के आते हो, नंबर मिलेगा कि नहीं किसी को नहीं पता है, राइट। ऑब्जेक्टिव में पता है कि ये या तो ए है या बी है, ऑप्शन क्लियर है। तो यहाँ पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, ना इंटरव्यू है ना डिस्क्रिप्टिव है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर स्किल, योर नॉलेज। कोई पर्सनालिटी टेस्ट नहीं, कोई राइटिंग टेस्ट नहीं, नथिंग। अब इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, ठीक है। अब माधव, आपने बताया आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट, ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे। आईपीएल कौन जीत रहा है इस फेवरेट टीम मेरी सीएसके, वही जीतेगी। सीएसके जीतेगी? आई थिंक धोनी का, आई थिंक एमएस धोनी का जो लास्ट ही सीजन है, वो बोल तो नहीं रहा है, वो तो लोग बोल रहे हम हैं चाहते हैं वो और खेले। हाँ। हम लोग तो चाहते हैं फैन के हिसाब से, तो आई थिंक वो जीतेंगे। सीएसके है चाहे ना, तो अच्छा अच्छा एक फेयरवेल होना चाहिए धोनी का, है ना। ठीक है, मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करता हूँ। कुछ नहीं करना है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको बस फटाक से जवाब देना है, ठीक है। पहले सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। फेवरेट क्रिकेटर? एमएस धोनी। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी सर दिल चाहता है। राइट। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग लग जा गले। फेवरेट एक्टर? एक्टर अक्षय कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस सर माधुरी दीक्षित। ना पुराना, सर वो था ओल्ड। नए में बताओ। नए में सर रश्मिका मंदाना। ओके, राइट। तो नेशनल क्रश बोलते, राइट, दैट्स ग्रेट। चलिए, मजा आया आपसे बात करके माधव। अब आप बताइए कि जो सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या आपके पास संदेश है? थोड़ा उनके बारे में उनको मोटिवेट करिए कि वो भी इतना क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे आप दरभंगा से आते हो, आपको देख के हजारों लाखों बच्चे मोटिवेट हो, राइट। जहाँ छोटे शहरों में, छोटे गाँव में रहने वाला बच्चा ना, जब देखता है ऐसे सक्सेस स्टोरी तो मोटिवेट होता है कि यार हम भी बड़ा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा मैसेज दीजिए उनको, कितना मोटिवेशन दीजिए कि क्या उनको तैयारी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो भी आपकी तरह फ्लाइंग कलर से एग्जाम क्रैक करें। आई थिंक मुझे लगता है सर, आपके आसपास जो आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपको उसको हावी नहीं होने देना है अपने पर, और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। और जो धोनी। रिजल्ट उससे, धोनी हाँ, ये मैंने कहा था ना, is वही चीज़ मैंने आई थिंक इम्प्लीमेंट भी किया अपनी लाइफ में कि प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अंत में होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, वो तो है। प्रोसेस पे मतलब फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, सबको पता है वो करना है, या ये बुक पढ़नी वो बुक पढ़नी, सब वही पढ़ते, मतलब अल्टीमेटली वही करना है आपको। अब आपको उसके लिए खुद को मोटिवेट रखना है और उसी से होगा। मैंने कुछ अलग या अजीब चीज़ मैंने नहीं बताई है। जो चीज़ आपको हर टॉपर बताता है या और एस्पिरेंट जो है वो बताता है, वही मैंने बताया। तो आई थिंक मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट है पूरे प्रिपरेशन में, और आपको थोड़े से अप्स एंड डाउन आएंगे, कुछ आई थिंक चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। हाँ, मेंटली प्रिपेयर रहना है। और ये जो है मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन। बहुत बार क्या होता है एग्जाम के टाइम पे मोमेंटम लूज कर देते हैं कुछ लोग, तो वो मोमेंटम लूज नहीं होने देना है। एक पॉइंट और ऐड करूंगा, अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कहीं कि लोग क्या होता है ना, लोग बीच में जैसे कोई चीज शुरू करते हैं ना, तो बीच में वो घबराते हैं। तो उसमें बड़ा सही था कि योर ओरिजिनल प्लान वाज राइट, बट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट इट विल टेक मोर देन यू एक्सपेक्टेड, राइट। तो दिमाग में जो आपके प्लान होता है वो सही होता है कि मुझे साल भर पढ़ना है, मुझे एग्जाम निकालना है, बट जब आप घुसते हो ना अंदर, तो आपको मेहनत करनी होती है ज्यादा। दिमाग में वो हल्का लगता है काम, रोज रोज पढ़ना, और वो इतना हल्का नहीं है रोज करना। तो लोग वहीं
घबरा जाते हैं, और वही जो कर ले जाता है ना वो इस चीज़ को क्लियर कर लेता है, एग्जाम भी निकाल लेता है। एक चीज़ और कि मैं इस इंटरव्यू में ऐड करना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है, मिडिल क्लास फैमिली, लोगों की मिडिल क्लास फैमिली में स्टोरी में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है पेरेंटल सेक्रीफाइस। अगर उनका सपोर्ट ना हो, उनका सेक्रीफाइस ना हो, तो कोई भी सक्सेस स्टोरी है ही नहीं उसके बगैर। ये मॉक दे रहे हैं और पेरेंट्स 2 घंटे पंखे नहीं चला रहे, राइट? आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो दीज़ आर थिंग्स, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, बात नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी अगर हम करना शुरू करें कि कितना सैक्रिफाइस इनके पेरेंट्स ने किया है। तो सबसे पहले तो उनको सैल्यूट और नमस्कार, क्योंकि ये उन्हीं के त्याग की बदौलत है जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनके लिए एक तालियाँ ज़रूर होनी चाहिए। आप सभी ज़रूर क्लैप करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सबको ये स्टोरी पहुँचाइए। माधव, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रैमो मूवी टॉपर शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपको कि आप उन दिनों से जो है हमारे साथ हैं जब एप्ट्रिक्स की क्लासेस हुआ करती थी और मैं बहुत मोटा हुआ करता था, ठीक है? और बहुत खुशी है, ये हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट भी हैं, तो एक स्पेशल मोमेंट हमारे लिए है, हमारे परिवार का रिजल्ट है एक तरह से ये। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए और माधव की कहानी हर बच्चे को पता चलनी चाहिए ताकि वो भी बड़ा सपना देख के उसको पूरा करे। माधव, बहुत-बहुत धन्यवाद रैमो मूवी टॉपर शो में आने के लिए। अरे कहाँ चल दिए आप लोग? रुको यार। रैमो मूवी टॉपर्स में हमने बजट को थोड़ा बढ़ा लिया है, तो अब हम टॉपर्स को कुछ बहुत सस्ता सा गिफ्ट भी देना शुरू करें। गिफ्ट नहीं है, खाने-पीने वाली चीज़, ठीक है? तो माधव जी, ये आपके लिए है और ये आपसे ही शुरुआत हो रही है, ठीक है? तो इस बार हमारी टीम ने बजट थोड़ा एक्सटेंड किया। पहले हम टॉपर्स को कुछ भी नहीं देते थे, मतलब मिठाई भी नहीं देते थे, ठीक है? तो इस बार हमने थोड़ा बजट बढ़ाया है कि इतनी गरीबी भी पब्लिक में ना जाए। लोगों को लगता है हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं क्या? ठीक है? तो थैंक यू प्रोड्यूसर साहब, ठीक है? अब ये आपके लिए है, ठीक है? इसको आराम से खाइए और अपने दोस्तों को खिलाइए। अब घर पे तो जा नहीं सकते हो अभी, मम्मी-पापा के लिए फिर कभी मिठाई, उनसे मिल के उनको खिलाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद माधव जी आने के लिए, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। रैमो मूवी टॉपर्स में बहुत अच्छा लगा आप आए और अपनी स्टोरी शेयर करी। धन्यवाद, थैंक यू।